हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का रिवीजन मोड ऑन होगा। इस पूरे साल की तैयारी को फाइनल टच देने का समय आ गया है। ठीक है, तो पूरे जोर शोर से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, पागलों की तरह पढ़िए। जैसे कि एक गाना भी है, आई एम द मैनियक, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये गाना। तो वो यू हैव टू बी मैनियक फॉर योर स्टडी, फॉर योर ड्रीम। जब तक ये पागलपन खुद में नहीं होगा, करने का जज्बा नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, कंपटीशन इतना ज़्यादा है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में। जब तक वो जुनून, वो पैशन नहीं होगा करने का, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ठान लिया है करने का तो आप ज़रूर करोगे और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम है हिना और मैं यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का 1 घंटा या 40 to 45 मिनट्स का रिवीजन करवाऊंगी इस चैप्टर का, और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ठीक है, इस लास्ट 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज कर सकते हो करो, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। ओके, सेल साइकिल हमें पता है। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल में जो है, साइकिल मतलब आप क्या समझते हो? एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर आकर एंड होना को साइकिल बोलते हैं। तो सेल जो है, सेल को डिवाइड करना है। तो एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को, जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, अपने अदर कंपोनेंट्स को भी डुप्लीकेट करेगा और एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे। ये माइटोसिस में होता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में बेटा एक सेल से 4 सेल बनते हैं। एक सेल से पहले 2 सेल्स बनेंगे, मियोसिस 1, फिर वो 2 सेल्स फर्दर मियोसिस 2 में जाएंगे और 4 सेल्स बनाएंगे। तो ये जो 2 सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, उसको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। और जो लास्ट में जो 4 सेल बनते हैं उसको टेट्राड ऑफ सेल्स बनते हैं। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कुछ टर्म्स पहले समझते हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर में क्रोमोसोम नंबर, डीएनए अमाउंट किस स्टेज में कैसे कैसे चेंज होता है, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है समझने का, जो हम समझेंगे थ्रू दिस। पहले टर्म को समझते हैं। डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम और जीनोम। होता क्या है? डीएनए जनरली मैं पूछती हूँ स्टूडेंट से, डीएनए क्या होता है? तो वो आंसर क्या करेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है, डीएनए क्या होता है। इसके अलावा भी तो कुछ होता है ना, वो किस कंपोनेंट से बने हैं डीएनए? तो डीएनए बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? एटीजीसी तो नाइट्रोजनस बेस हुआ, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसेस हुए। दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियोटाइड्स का? शुगर, डीएनए है तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर आरएनए है तो आप बताओ कमेंट में लिख के, आरएनए है तो कौन सी शुगर होगी? डीएनए तो मैंने आपको बता दिया, शुगर होगी डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि 2nd नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होती है। शुगर के बाद इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, जो कि होता है ATGC। ओके, और जो 3rd होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। इतना आपको पता होगा। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ रिवीजन के पर्पस के लिए ये। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोज होता है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं, अब पैरामिडीन्स में थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जब डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसे क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। जब आप सेल लोगे और सेल को देखोगे तो सेल जब इंटरफेज स्टेज में होता है, इंटरफेज मतलब रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो उसके न्यूक्लियस को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें धागे की तरह उलझा हुआ
डीएनए आपको देखने को मिलेगा, उसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये जब कंडेंस करता है, कौन से स्टेज में कंडेंस करता है आप बताओ कमेंट्स में लिख के, कौन से स्टेज में, सेल साइकिल के कौन से स्टेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करता है? प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में जो है क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करेगा और गाढ़ा बनाएगा, तो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन से स्टेज में? प्रोफेज स्टेज में। ओके। जीनोम क्या होता है? जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप एक सेल लो, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर का भी होगा, बट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। और आप प्लांट सेल की बात करो तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए, और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी होता है डीएनए। तो ये सबको मिलाकर एक सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबको कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये सब को जीनोम बोलते हैं। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है। क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और जीनोम जो है एक सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ये सब को मिला देंगे तो उसको जीनोम बोलेंगे। ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम मतलब न्यूक्लियर डीएनए तो करेगा ही डुप्लीकेट, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का भी डीएनए डुप्लीकेट होगा, ये जीनोम। ठीक है। सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और बाद में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एक सेल है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है। आप देखो पहले इसका जेनेटिक मटेरियल जो है डुप्लीकेट हुआ, 2 हो गया न्यूक्लियस में, फिर ये सेल जो है पहले ये न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, सेल 2 में डिवाइड हो गया, और ये सेल का लाइफ, एक सेल 2 सेल बना दिया। ये सिंपल सा फिगर है, फिगर से समझाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखो फिगर, इस फिगर में क्या है? ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हमारा क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे ऐसे धागे की तरह उलझे पड़े हुए हैं। ठीक है। ये धागे की तरह उलझे पड़े हैं। ठीक है। इसको ये जब कंडेंस होता है, कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज स्टेज में होता है। प्रोफेज स्टेज में जब कंडेंस होगा तो इस तरह का क्रोमोसोम, इस तरह का दिखेगा कुछ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को फर्दर आप डिटेल में देखोगे तो ये डीएनए दिख रहा है। ठीक है। ये डीएनए जो होता है वो कॉम्पैक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होता है, डिफरेंट इसमें स्टेज आते हैं, और फाइनली ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है। ठीक है। आप ये नाइट्रोजनस बेसेस इधर लिखा है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है। अब बैकबोन क्या होता है इसका? शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। डीएनए का बैकबोन क्या होता है? शुगर एंड फॉस्फेट। डीएनए में 3 होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया बेटा, क्या बताया? डीएनए में शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, 3 चीज होते हैं डीएनए में। ठीक है। तो इसका बैकबोन क्या होगा? शुगर एंड फॉस्फेट, नॉट नाइट्रोजनस बेस। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, माइटोसिस जो टर्म है फ्लेमिंग ने दी है। माइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस होता है क्यों है? टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये जो टर्म है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि माइटोसिस क्यों होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए। ये होता क्या है अभी मैं 1 सेकेंड में बताती हूँ। ये 2 थियरी है, कर्न प्लाज्म थ्योरी और एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो। कर्न प्लाज्म थ्योरी हर्टविग ने दिया था। ये क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है या फिर क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स है,
उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है कुछ तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि एक सेल है सपोज, और सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर इस रेशियो में अगर कुछ चेंज होता है तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल जो है, सेल में ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस हैज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप इस तरह से समझो कि एक क्लासरूम है और उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि मैं पूरे बच्चों को संभाल पाऊँ। पूरे बच्चों को एक्टिविटी को अच्छे से संभालने के लिए मुझे क्लास को डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से सेल को, पूरे सेल को मैनेज करने के लिए न्यूक्लियस मैनेज करता है। वो अच्छे से इफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए सेल को डिवाइड करना होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस उसको जो है उसकी एक्टिविटी को अच्छे से इफ़िशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सेल जो है दो में बढ़ जाता है। आप इस फिगर से देखो, ये एक स्मॉल सेल है, ठीक है। इसका ग्रोथ हुआ तो बड़ा साइज हो गया, और बड़ा साइज जैसे हुआ न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब नाउ इट हैज़ टू डिवाइड इनटू 2। तब ये बड़ा सेल ग्रोथ हो गया, तब ये 2 में डिवाइड हो गया। फर्दर ये सेल जो है फिर इसमें ग्रोथ हुआ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, फिर न्यूक्लियस को एक्टिविटी कंट्रोल करना जो नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर से जो है 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म का बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो घटेगा, ठीक है। ये आप याद रखना कि इसको रीस्टोर करने के लिए होता है, और सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये 2 टर्म आप याद रखना कि क्यों होता है माइटोसिस, टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये वन ऑफ द ऑप्शंस में रहेगा, तो देन यू कैन टेक इट देयर। नाउ माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक सेल से 2 सेल्स बनने को कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, या फिर माइटोसिस फेज। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में क्या होता है? सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। डिवीज़न जो होता है जो मेनली 1 घंटे का होता है। मेटोटिक फेज जो होता है वो 1 घंटे का होता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होता है वैसे साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, ग्रेटर देन 95% ऑफ द टाइम इज कंज्यूम्ड बाय द इंटरफेज। 95%। अगर 24 घंटा में एक सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं 24 घंटे में, तो 23 घंटे इंटरफेज लेते हैं, 23 घंटे इंटरफेज लेते हैं, और 1 घंटे में न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं। ये शॉर्टर स्टेज है और ये लॉन्गर स्टेज है, ठीक है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। सिंथेसिस एंड ग्रोथ फेज होता है इंटरफेज में, और इंटरफेज डिवाइडेड है 3 फेज में, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। सभी को पता है डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है। अगर मैं कहूँ कि ये सब जो स्टेजेस हैं ये डिवाइडेड नहीं है। जब सेल डिवाइड होता है ये नहीं कि पहले G आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये फॉर द सेक ऑफ स्टडी, पढ़ने में इजी हो इसीलिए ऐसे डिवाइड किया गया है, G1, S एंड G2, ठीक है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। नाउ देयर इज वन फेज कॉल्ड G0 फेज। G0 फेज में क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। उन्हें जब भी अगर ज़रूरत होगी डिवाइड करने की तो वो वापस आकर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में दिया है, हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स जो होता है वो G0 फेज में होता है। जब भी सेल को मान लीजिए रिप्लेस करना है या फिर इंजर हो गया है, उस केस में जो है अगर सेल क्वाइसेंट स्टेज में है देन दैट कैन रिवर्ट बैक एंड वो सेल जो है वापस डिवीज़न में जा सकता है। तो G0 फेज क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर डिवाइड अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। हार्ट सेल आप याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। अगर सेल साइकिल की ड्यूरेशन की बात करें तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है।
सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब कि जो अगर टिपिकल एनिमल सेल्स की बात करें तो वो 24 आवर्स लेते हैं एक सेल से 2 सेल्स बनने में। अगर इस सेल की बात करें तो वो 90 मिनट्स में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक भी हो गया और सेल और टिश्यू स्पेसिफिक भी हो गया, दोनों हो गया। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो G1 स्टेज ज़्यादा टाइम लेता है, उससे कम S लेता है, उससे कम G2 लेता है और उससे कम M फेज लेता है। ठीक है, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो G1 अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स लेता है, S फेज 8 आवर्स, G2 5 आवर्स, M 1 आवर। ईस्ट जो है 90 मिनट्स में अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सेल साइकिल इज रनिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड साइक्लिन्स एंड CDK। जो सेल साइकिल जो चलता है ना बेटा, उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स कहने का मतलब है कि आप सपोज करो कोई सेल S फेज में है, ठीक है, DNA रेप्लिकेट कर रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उस सेल को आगे नहीं जाना चाहिए। एस के बाद क्या होता है, G2 फेज आता है, तो दैट सेल हैज़ टू स्टॉप देयर ओनली। तो चेक पॉइंट्स होता है एस के बाद, एस और G2 का जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन देन ओनली सेल कैन एंटर इनटू G2 फेज। इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो सेल आगे डिवीज़न नहीं करेगा। वो जो प्रोटीन्स, ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स जो इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिन CDK। साइक्लिन CDK जो है, दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स जो चेक पॉइंट्स को देखते हैं कि सेल में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सेल को आगे वाले स्टेज में नहीं जाना है, वहीं पर उसको रोक देना है या फिर उसको रेक्टिफाई करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, माइटोसिस हो गया। नाउ मैक्सिमम वेरिएशन इन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा G1 फेज में होता है क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ होता है। जीवन में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और RNA बनते हैं जीवन में, इसलिए मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें होता है। अभी बताया ना जीवन में कितना होता है, जीवन में होता है आपका 11 घंटा, 11 घंटा लगता है जीवन में ना। सेल साइकिल जनरल फीचर है जो आप सभी को पता होना चाहिए। रेगुलेटेड प्रोसेस है, ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, डिपेंडेंट फेज ऑफ इवेंट्स है, ये होगा तभी ये होगा, ये होगा तभी ये होगा। ठीक है, और एक्टिव प्रोसेस मतलब ATP सिंथेसिस होती है इसमें। ठीक है, और इरिवर्सिबल मतलब होता है कि G1 के बाद S आएगा, S के बाद G2 आएगा और G2 के बाद M आएगा। रिवर्सिबल नहीं है, ये नहीं कि ऐसे हो जाएगा, नो, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, और G1 के इधर आप लगा सकते हो थोड़ा रिवर्सिबल G0 जो होता है ये। अगर G1 में सेल को डिसीजन लेना होता है कि मैं आगे डिवाइड करूंगा या नहीं, अगर राइट सिग्नल आता है कि सेल हैज़ टू डिवाइड फर्दर देन G1 विल मूव टू S फेज। इफ़ सिग्नल नहीं आता है डिवाइड करने का राइट सिग्नल सेल के पास, देन G1 में सेल अगर है तो वो एग्जिट कर जाएगा, G0 में चला जाएगा। G0 इज क्वाइट, ठीक है, G0 में चला जाएगा, क्वाइसेंट स्टेज। नाउ इम्पॉर्टेंट है कुछ, माइटोसिस होता है क्या है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, बॉडी सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। लेकिन माइटोसिस जो होता है, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं 2n, और जो माइटोसिस होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे 2n 2n, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे डॉटर सेल्स में भी। लेकिन मेल हनी बी में जो कि हैप्लॉयड है n, उसमें भी माइटोसिस होता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल NCERT का है बेटा जी, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स भी होते हैं प्लांट्स का। फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रेयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कुछ होते हैं जिसमें लोअर प्लांट्स में जिसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस से डिवीज़न होता है। तो ये नहीं कि बस माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में ही होते हैं, बट हैप्लॉयड में भी होते हैं। वो भी हैप्लॉयड एक एग्जाम्पल है मेल के हनी बी में जो कि हैप्लॉयड n है। ठीक है, उसमें भी माइटोसिस होती है और लोअर प्लांट्स में भी माइटोसिस होता है।
आप ये देखो सेल साइकिल G1 है, यहाँ पे S है और G2 है। ओके, G1 है, S है और G2 है। G1 में क्या होता है, G1 में अगर हम देखें बेटा तो G1 में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसमें। फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है इसमें, सेल्स एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो डीएनए का कॉपी बनना है। डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स से बना होता है। तो इसका सिंथेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का, वो G1 फेज में हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। एटीपी सिंथेसिस भी G1 फेज में होता है। एटीपी सिंथेसिस, ओके। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो हिस्टोन प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होगी। हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस G1 फेज में होता है। अमाइनो एसिड्स, आई होप आप सबका रिवीजन हो रहा होगा ये सब। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस भी G1 फेज में होता है। हिस्टोन के लिए अमाइनो एसिड्स फॉर हिस्टोन्स। ऑलराइट, ओके। इस फेज में बेटा सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, बट इसमें एक और ऑर्गेनेल है जो डुप्लीकेट करता है, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, एक मिनट, सेंट्रियोल जो है ऑर्गेनेल्स, वो भी डुप्लीकेट करता है किसमें, एस फेज में। एस फेज में जो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है और डीएनए का भी रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। G1 में जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं। G1 में अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूँ तो G1 में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स इन G1 फेज। मोस्ट ऑफ द क्यों लिखा है, इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो एस फेज में और G2 फेज में भी डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो एस फेज में तो सेंट्रियोल हो गया और G2 फेज में हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जो है इस फेज में डुप्लीकेट करते हैं। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कौन से फेज में डुप्लीकेट करते हैं, तो वो G2 फेज होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स कहाँ करते हैं डुप्लीकेट, वो G1 फेज में होगा। ठीक है, नाउ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये जो स्टेज है इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जहाँ न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज में बेटा, प्रोफेज में तो जो डीएनए मॉलिक्यूल से हमारा वो कंडेंसेशन होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स जो हैं उससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर से। तो स्पिंडल फाइबर्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। वो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो G2 फेज में होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन। आई होप आप सभी का रिवीजन हो रहा होगा कि G1 स्टेज में, एस स्टेज में, G2 स्टेज में कहाँ क्या डुप्लीकेट कर रहा है, कहाँ क्या प्रोटीन्स बन रहे हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है, तो G2 फेज में होता है। ठीक है, और सेंट्रियोल का कहाँ डुप्लीकेशन होता है, वो एस फेज में होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, वो G1 फेज में होता है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको अपने दिमाग, इसको जितने बार आप पढ़ोगे ना, उतने बार आपको दिमाग में सेव होते जाएगा आपके मेमोरीज में। ओके, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो है हमारा 2 सेल्स बन गया और सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ इंटरफेस देखते हैं थोड़े डिटेल्स में। जो मैंने आपको पहले भी बताया
वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं। इंटरफेज जो है वो डिवाइडेड है 3 में, ठीक है, 3 में डिवाइडेड है। क्या बोलते हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं। S फेज का क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ DNA। हमारा बॉस जो है वो G2 मतलब गैप 2 फेज। G1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इंटरवल होता है माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशंस के बीच में। G1 स्टेज में जो है सेल ज़्यादा ग्रो करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेज इन साइज। ये 2 पॉइंट जो है NCERT में नहीं दिया है, बट बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू हैव टू कीप दीज 2 पॉइंट्स इन योर माइंड। एस फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर DNA एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, लेकिन इसके अमाइनो एसिड्स कहाँ बनते हैं? वो G1 फेज में बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। G2 फेज में देखें तो G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना है प्रोफेज में, मेटाफेज में, ठीक है। वहाँ स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर से, उसके लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए, दैट इज ट्यूबुलिन। पहले से ही G2 फेज में प्रिपेयर हो जाता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहता है G1 में, S में, G2 में सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है। नाउ ये देखिए, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम में जो है, इस क्रोमोसोम में जो है बेटा एक DNA मॉलिक्यूल होगा, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड, ठीक है। ये रेप्लिकेटेड हो गया, मतलब कि ये जो है एक क्रोमैटिड, ये खुद को डुप्लीकेट कर लिया ऐसे, तो ये ऐसा बन गया। और इसमें जो है DNA मॉलिक्यूल एक होगा इसमें, और इसमें अलग से एक DNA मॉलिक्यूल ये होगा। मतलब कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं और 2 क्रोमैटिड्स मीन्स 2 DNA मॉलिक्यूल, ओके। इतनी बातें तो आपको दिमाग में रखनी है। अगर मैंने बोला कि 46 क्रोमोसोम है, आई हैव 46 क्रोमोसोम, ओके, इन रेप्लिकेटेड फॉर्म में, डुप्लीकेटेड फॉर्म में 46 क्रोमोसोम है इन अ डुप्लीकेटेड फॉर्म, तो कितने DNA मॉलिक्यूल्स होंगे? DNA मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स, 2 DNA मॉलिक्यूल्स। 46 क्रोमोसोम में तो 46 into 2 that is 92 DNA molecules, 92 DNA molecules and 92 chromatids also, 92 chromatids। since ये duplicated हैं, exact copy है, तो इसको sister chromatids बोलते हैं। we call it a sister chromatids, sister chromatids। ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं, इसीलिए ये दोनों आर्म को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, बट दिस इज नॉट इन अ रेप्लिकेटेड फॉर्म, ये अनरेप्लिकेटेड फॉर्म क्रोमोसोम है। और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स में 2 DNA मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर एक ही क्रोमैटिड है जिसमें एक DNA मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये इंटरफेस का न्यूक्लियस है, जिसमें ये आप देख सकते हो क्रोमैटिन मटेरियल है, धागे टाइप बिखरा पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियन वर्ब डिसइंटीग्रेट होंगे, ये सेंट्रोसोम है जो रेप्लिकेट कर रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा, पूरे दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये सब होता है। नाउ M फेज में आते हैं। M फेज जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको, और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है बेटा, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे।
ये हो गया इक्वेशनल माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ 4, 1 2 3 4, उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे इन ईच, तो वो रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, ये तो मतलब आप समझ गए। अब ये एम फेज जो है ये 4 फेज में डिवाइडेड है, जो आप सभी जानते हो। PMAT, PMAT, MAT मैट, मैट मतलब चटाई, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। P तो पहला ही हो गया, MAT में कन्फ्यूजन होता है कौन आगे कौन पीछे होगा, तो मैं इस तरह से याद रखती हूँ MAT मैट, मैट मतलब चटाई। ठीक है, तो पहला जो है P से पहला, P से प्रोफेज, ठीक है, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड द फोर्थ वन इज टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में 3 घटनाएं घटती है। पहला जो आप सभी जानते हो, पहला तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा। क्रोमैटिन मटेरियल जो डुप्लीकेट कर गया है किसमें? एस फेज में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स था जो डुप्लीकेट हो गया एस फेज में, 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी भी 46 ही हैं, जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड्स में जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एंड फ्रॉम क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रियोल अपोजिट साइड में मूव करेगा और सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुआ था साइटोप्लाज्म में, कब हुआ था सेंट्रियोल? कौन सा फेज में हुआ था? आप लिख के बताओ मुझे। सेंट्रियोल कौन से इंटरफेज के स्टेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था? एस फेज में हुआ था। कब हुआ था? एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था। अब वो जो डुप्लीकेट एस फेज में हुआ था, अभी प्रोफेज में वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा? ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेंगे प्रोफेज में। ना मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वो सेल के मिडिल में आके अलाइन हो जाएंगे सीधे बच्चे की तरह, ऐसे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है, 46 एक लाइन में ऐसे अटैच्ड हो खड़े हो जाएंगे। अगर माइटोसिस है तो, अगर मियोसिस हुआ तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में आके खड़े होंगे। माइटोसिस में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेरे हम में, ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉयड, 2n इज इक्वल टू 46, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर। मम्मा से आता है 23 और पापा से आता है 23। ठीक है, अगर माइटोसिस होना है तो ये 46 क्रोमोसोम्स एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। कौन वाले क्रोमोसोम्स? डुप्लीकेटेड वाले, रेप्लिकेटेड वाले। एक लाइन में 46, 1 2 3 4 5 6, 46 तक खड़े हो जाएंगे एक लाइन में। कौन से फेज में? मेटाफेज स्टेज में। कहाँ पर होंगे? सेल के मिडिल में होंगे, इक्वेटर में होंगे। जैसे अर्थ का मिडिल होता है ना इक्वेटर, वैसे सेल का भी होता है। ठीक है, वहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे। ये माइटोसिस में। मैं इसको कंपैरिजन मियोसिस से भी करवा रही हूँ। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटर पे। होमोलोगस मतलब क्या हुआ? एक जो पापा से आया और एक जो मदर से आया, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 ऐसे अलाइन होंगे। क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम 3, इस तरह से क्रोमोसोम 23 फादर से, 23 क्रोमोसोम मदर से, इस तरह से अलाइन होते हैं होमोलोगस पेयर में, साथ में मियोसिस में, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में। बट माइटोसिस में क्या हो रहा है? माइटोसिस में पेयर में नहीं खड़े हो रहे हैं, दे आर नॉट अलाइनिंग इन पेयर्स। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, दे आर अलाइनिंग लाइक दिस इन अ सिंगल लेन। ऑल क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर, मेटाफेजिक प्लेट उसे बोलते हैं। अलाइन हो जाएगा एक लाइन में, उससे स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पर जो सेंट्रोजोम है और यहाँ पर जो सेंट्रोजोम है, उससे स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और अटैच्ड होंगे। किससे अटैच्ड होंगे? होमोलोगस, होमोलोगस नहीं, क्रोमोसोम से अटैच्ड होंगे। होमोलोगस वाला कॉन्सेप्ट तो मियोसिस में आता है, माइटोसिस में नहीं आता है। होमोलोगस का कॉन्सेप्ट और पेयरिंग मियोसिस में आता है, माइटोसिस में नहीं आता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू ईच क्रोमोसोम एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, टू बी स्पेसिफिकली काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम ये इजली स्टडी। इस फेज में बहुत गाढ़ा रहता है क्रोमोसोम, थक्का और मोटा होता है, तो आप इजीली स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम्स की। तो एम से मिडिल, एम से मेटाफेज और एम से मॉर्फोलॉजी, ये तीनों अपने दिमाग में आप रखना क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं ना। नेक्स्ट, एनाफेज में क्या होता है? ए से एना फेज और ए से अलग होना, ए से अलग होना। एम से मेटाफेज, एम से मिडिल में आना, क्रोमोसोम्स मिडिल्स में आ जाते हैं 46 के 46। इसमें क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम 1 2 3 4, ऐसे कितने होंगे? 46 एक लाइन में अलाइन हो गए क्रोमोसोम्स। कौन सा फेज में? मेटाफेज वाले स्टेज में क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए मिडिल में। ये हुआ आपका मेटाफेज में। अब क्या होगा? इससे जो है इसके काइनेटोकोर्स क्या होता है? एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमेयर के पास, ठीक है। इस काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे। ऑल 46 chromosomes are attached to the spindle fibers, ऐसे मेटाफेज में। सॉरी फॉर द बैड डायग्राम बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द रिवीजन पर्पस, आपको ये समझना है, ठीक है। तो ये 46 क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए और उससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए। क्यों हुए? क्या पर्पस है अटैच होने का? क्या पर्पस है? आगे सोचो आप, क्या पर्पस है? वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये और ये दोनों को अलग अलग करेंगे। एनाफेज में अलग लिखा है ना, क्या अलग अलग करेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जो सेंट्रोमेयर है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो स्प्लिट होते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। ये इधर चले जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये 46 है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं। तो 46 एक क्रोमैटिड्स इधर आ जाएंगे, 46 क्रोमैटिड्स इधर, 46 क्रोमैटिड्स इधर, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिड्स जो बोल रहे हैं, नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स। अब इसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अपनी इंडिविजुअलिटी जो है इसने खो दी। बात आई समझ में? क्या हुआ? फिर से समझो। प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है, गाढ़ा मोटा क्रोमोसोम्स बन रहा है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। और भी इवेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो रहे हैं और मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ रहे हैं, ओके। मेटाफेज में क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो गए एक लाइन में, एक लाइन में अलाइन हो गए और इससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए, ठीक है। क्यों अटैच्ड हुए भाई? क्यों? उसको खींचने के लिए, अलग करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एनाफेज, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जैसे ये क्रोमैटिड्स अलग होंगे, ये क्रोमैटिड्स नहीं रहता है, इसको आप क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। एनसीईआरटी की लाइन है, लूज दे इंडिविजुअलिटी। जो पहले से बहनें थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, अब वो क्रोमोसोम्स कहलाएंगी। द मोमेंट दे आर सेपरेटेड, दिस क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो इधर 46 क्रोमोसोम्स हो गए इस वाले सेल में और इधर 46 क्रोमोसोम्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्रोमैटिड्स नॉट रेफर्ड एज क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स। ये अपोजिट पोल्स में ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और ये ऐसे। मैं डायग्राम से एक बार समझाऊँ आपको, एक मिनट। तो ये मैंने मेटाफेज बनाया था और ये क्या होगा? टीलोफेज। एनाफेज में अलग हो रहा है। तो ये मेरा सेंट्रोजोम है, ठीक है। और ये से स्पिंडल, ये स्पिंडल ऐसे 46 होंगे, मैंने 4 ही बनाए हैं। इससे हमारा जो है क्रोमोसोम जो है ऐसे अटैच्ड होगा, ऐसे। ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स था पहले, बट अब हम इसको क्रोमोसोम्स बोलेंगे। उसी तरह से इस वाले पोल पे ऐसे अटैच्ड होंगे, अलग अलग हो गए बेचारे। जो साथ में थे वो अलग हो गए, ठीक। मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने जो है
ऐसे नहीं बनाया, ठीक है, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं होगा। ये जो होगा जो सेंट्रोमेयर है वो स्पिंडल की तरफ होगा, ये जो होगा सेंट्रोमेयर, ये जो होगा स्पिंडल की तरफ होगा। सेंट्रोमेयर इज टुवर्ड्स द पोल, एंड दिस आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। ये डायग्राम अगर आता है एग्जाम में तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। तो ये अलग हो गए एनाफेज में। टीलोफेज में, टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था, टीलोफेज में क्या होगा, डी कंडेंसेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम से वो डी कंडेंस होंगे, डी कंडेंस होके क्रोमैटिन धागे टाइप बन जाएंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनेल डिसअपीयर हुए थे प्रोफेज में वो टीलोफेज में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ प्रोफेज, क्रोमोसोम्स एट देयर पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और क्रोमोसोम्स कहलाने लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स रीफॉर्म्स, सेल ऑर्गेनेल्स वापस आ जाते हैं। तो प्रोफेज का उल्टा जो है टीलोफेज जो है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स occur in which phase of the cell cycle, बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स occurs in which phase of the cell cycle? It is telophase, and condensation of chromosomes occur in prophase। तो ये टर्म कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको क्लियर रखना है। ओके नाउ, अब जो है टीलोफेज में क्या हुआ कि दो डॉटर न्यूक्लियाई हमारे बन गए एक सेल में, ठीक है। इसमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स आ गए, इसमें भी हमारे 46 क्रोमोसोम्स आ गए, ये जो अलग हुए 46 इधर 46 इधर, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो गया अराउंड द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल, दोनों पोल पे एक ये पोल है और ये पोल है। न्यूक्लियर एनवेलप इसके अराउंड आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप इसके अराउंड आ गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अब डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऐसे फोरो बना के होता है, ग्रूव बना के होता है, ग्रूव मेथड और फोरो मेथड इन एनिमल सेल, और सेल जो है फिर दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये माइटोसिस हो गया, एक सेल से दो सेल्स, 46 क्रोमोसोम था, 46। इसमें एक साइटोकाइनेसिस में बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग तरीके से होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि हार्ड होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसमें हार्ड नहीं होता है, मतलब डिवीज़न। तो फॉरवर्ड ग्रूव मेथड जो है वो एनिमल सेल्स में होता है, बट फॉरवर्ड ग्रूव मेथड प्लांट सेल में नहीं हो पाता क्योंकि उसमें सेल वॉल होते हैं और वो ऐसे ग्रूव नहीं बना पाएंगे, वो क्यों हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। सी, प्लांट सेल में सेल प्लेट पहले फॉर्म होता है मिडिल में। फ्रैगमोप्लास्ट, आप ये वर्ड याद रखना, फ्रैगमोप्लास्ट is related to cytokinesis of plant cell। प्लांट सेल का जब भी डिवीज़न होता है उसमें ये टर्म फ्रैगमोप्लास्ट आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। अगर आप इतना भी याद रखोगे कि फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, ये एनिमल सेल से है या फिर प्लांट सेल से रिलेटेड है, तो ये प्लांट सेल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि गोल्जी वेसिकल्स जो हैं छोटे छोटे आकर मिडिल में, सेल्स के मिडिल में ये सेल है और ये मैंने सेल प्लेट बनाया, ठीक है। यहाँ पे आके गोल्जी वेसिकल्स आकर फिर फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो है सेंट्रीफ्यूगली डिवाइड करते हैं ऐसे। आप बस इतना ध्यान में रखो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी ये कैसे डिवाइड करता है, आप बस इतना याद रखो कि फ्रैगमोप्लास्ट इज़ रिलेटेड टू द डिवीज़न ऑफ प्लांट सेल एंड नॉट एनिमल सेल, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल होता है क्योंकि बाहर की तरफ से हो रहा है, ठीक है। वही अगर आप एनिमल सेल ले लो तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये ऐसे होता है, ग्रूव मेथड से होता है, ठीक है, ये अंदर के तरफ होता है।
तो इसको सेंट्रीपिटल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और फोरो मेथड से एनिमल सेल्स में होते हैं और सेल प्लेट फॉर्मेशन से प्लांट सेल्स में होते हैं। ओके, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है फॉर द टाइम बिंग। सिंसीटियम क्या होता है, अब सपोज करो कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना चाहिए, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, एक सेल में 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, सिंसीटियम इसे बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंसीटियम। सिंसीटियम मीन्स नो साइटोकाइनेसिस। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। हम जो कोकोनट का पानी पीते हैं ना, मीठा मीठा, इतना अच्छा, वो एक्चुअली में हम लोग एंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लियाई जो होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो हम लोग ड्रिंक करते हैं क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। इतनी बातें आपको आ गई होगी समझ में। ओके, ये क्या है, ये ओवरऑल व्यू है, डायग्राम है। आप देखो कि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको हाइड कर देगा और आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है। मैंने ये नाम को हाइड कर दिया, ये बताइए आप कौन सा स्टेज है, ठीक है। इस डायग्राम को आप समझिए, ये क्या हो गया, ओके, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। कैसे अर्ली प्रोफेज है, आप देखो यहाँ पे जो डीएनए जो है अभी पतला पतला है, ठीक है, गाढ़ा होने स्टार्ट किया है, यहाँ पर और मोटा हो गया ये, आप देखो ये और मोटा हो गया ये, तो ये लेट प्रोफेज हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो गया है ना, तो ये लेट प्रोफेज हुआ, ये अर्ली प्रोफेज हुआ। नाउ ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यहाँ पे जो सेंट्रोजोम है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं, इधर उधर क्रोमोसोम्स बिखरे पड़े हैं सेल्स में, उसमें अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो अर्ली मेटाफेज है। और जब एक लाइन में आ जाएंगे, एकदम सीधे से सीधे बच्चे की तरह आ जाएंगे, तो वो मेटाफेज कहलाएगा स्टेज। आप देखो मेटाफेजिक प्लेट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एनाफेज में क्या होगा, ये इससे सब अटैच्ड हो गए, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिससे 46 आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होगा, ठीक है। क्यों अटैच्ड हुआ है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसको सेपरेट करेगा, उस फेज को एनाफेज बोलते हैं। आप देखो ये सेपरेट हो गया, इस तरह से है ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल। मैं ऐसे भी बना सकती थी, ऐसे, एक मिनट, मैंने अगर ऐसा बना दिया, अगर मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा, ठीक है, या मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, मैंने ऐसा बना दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है टुवर्ड्स द पोल होना चाहिए एंड द आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, जो इसमें आपको दिख रहा है सही से, ये आर्म्स हैं, क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स जो अलग अलग हो गए हैं, ये पोल्स हैं, और ये हमारा सेंट्रोमेयर है जो टुवर्ड्स द पोल है, ये अलग हो गया, ठीक है। एनाफेज में ए से अलग। टीलोफेज में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ डेवलप हो गए, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया, ठीक है, सेंट्रोजोम है हमारा। और यहाँ पे लेट टीलोफेज में, लेट टीलोफेज स्टेज में जो है साइटोकाइनेसिस का स्टार्ट हो जाता है। बिगिनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स इन द लेट टीलोफेज, और देन टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा 2 सेल्स बन गया कंप्लीट, 2 सेल्स, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए, जिसमें 46 जो है 46 क्रोमोसोम्स ईच। ये हमारा माइटोसिस था, हमारा क्या था, माइटोसिस था। माइटोसिस क्लियर हो गया ना। मियोसिस अब हम पढ़ेंगे। मियोसिस जो है
बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत स्टेप है ये। मियोसिस जो है फार्मर और मुरे ने दिया था, माइटोसिस किसने दिया था? टॉम। माइटोसिस किसने दिया था? माइटोसिस फ्लेमिंग ने दिया था। और मियोसिस किसने दिया है? मियोसिस दिया है फार्मर एंड मुरे। आप याद कर लेना इसे, ठीक है। इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल में अगर 46 है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल्स में उसके हाफ आएंगे 23, ठीक है। 4 सेल्स बनते हैं एट द एंड, उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं ना। ये होता क्यों है? क्या है ये? सेल डिवीजन विच रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एन, ठीक है। अगर पेरेंट्स अगर 2n है तो जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेगा वो n बनेगा, ठीक है ना। कहाँ होता है ये? गैमीटोजेनेसिस में होता है। गैमीटोजेनेसिस मतलब जर्म सेल्स का फॉर्मेशन। हैप्लॉइड जर्म सेल, स्पर्म एंड एग आर हैप्लॉइड जर्म सेल्स, वो हैप्लॉइड जर्म सेल्स हैं। n है और n है, ये दोनों फ्यूज करते हैं तो 2n बनाता है, ठीक है ना। इसमें अगर हम स्टेजेस देखें तो G1 स्टेज होगा, S स्टेज होगा, G2 होगा, फिर मियोसिस 1 होगा, फिर इंटरकाइनेसिस होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। माइटोसिस में क्या था? इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या था? G1 S G2 एंड देन माइटोटिक में 2 था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट एंड देन साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में बेटा क्या है? मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, ठीक है। पहले G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, फिर मियोसिस 1 आएगा, ठीक है। मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाता है, एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 सेल्स को बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स, ओके। अब ये फर्दर डिवीजन में जाएंगे तो G1 होगा, ठीक है। S नहीं होगा, से डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ मियोसिस 1 के S फेज में होता है। मियोसिस 2 में के इंटरफेज में S फेज नहीं होता है, तो G1 होगा, G2 होगा एंड देन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस। और 4 सेल, 2 से 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। और बीच में आता है बेटा इंटरकाइनेसिस आता है। वी डोंट से इंटरफेज, इंटरफेज में S है, S स्टेज आता है। इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ आई से देन दैट इंक्लूड what? That include G1, S and G2, that is interphase. But in meiosis 2 के interphase में there is no S phase, we call it interkinesis। हम लोग उसको interkinesis बोलते हैं। लास्ट में 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। तो meiosis 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, meiosis 2, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब हम इसे डिटेल में जानेंगे। प्रोफेज 1 जो है बेटा लॉन्गेस्ट है, क्योंकि मियोसिस में क्या होना है? क्रॉसिंग ओवर होना है। आप सभी जानते हो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और हमें वेरिएशन और इवोल्यूशन मियोसिस के प्रोसेस से ही इवोल्यूशन और वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मियोसिस नहीं होगा देन वी कैन नॉट सी डाइवर्सिटी। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मियोसिस में होता है। माइटोसिस आप वेरिएशन, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी नहीं देख सकते हो, नहीं हो सकता है, ये मियोसिस में होता है, ठीक है। और मियोसिस का कौन सा स्टेज में होता है? प्रोफेज 1 स्टेज में होता है। प्रोफेज 1 कितने में डिवाइडेड है? प्रोफेज 1 जो है 5 फेज में डिवाइडेड है, 5, ठीक है। वो 5 क्या है? मैंने P लिखा, 5 P, पहला P लिख दिया, लास्ट में DD, ठीक है। और इधर मैंने L और Z लिख दिया। ये 5 स्टेज है, L Z P D D। मैंने क्या किया? प्रोफेज में 5 स्टेज है, 5 है तो मैंने पहले P लिख दिया मिडिल में, इधर 2 स्टेज और इधर 2, P के आगे 2, P के पीछे 2, P के पीछे लेकर D D कर दिया, बचा 2, L और Z। ये तो आप याद कर ही लोगे, L Z P D D D, ठीक है। तो ये जो P है, इस P को हम बोलते हैं पैकिटीन, पैकिटीन स्टेज, ओके। ये जो लास्ट वाला जो है ना बेटा D, लास्ट में क्या होता है? डाई, खत्म, खलास, टर्मिनेट।
तो इसको डायकाइनेसिस बोलते हैं, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, डाई हम इसको ऐसे याद रखते हैं, डाई मतलब समथिंग इज टर्मिनेटिंग, समथिंग इज गेटिंग टर्मिनेटेड, खत्म हो रहा है, तो इसमें टर्मिनाइजेशन ऑफ कैज़माता होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायकाइनेसिस हो गया। ये डिप्लोटिन होता है, डिप्लोटिन। अच्छे से रिवीजन हो रही है सबकी? आई होप आप सभी की रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही है, एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई करना है, मज़े से करना है, एकदम फाड़ के आना है पेपर एकदम, ठीक है। और उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है, आप में इमेंस पोटेंशियल है करने की, अगर आप चाहोगे ठानोगे कुछ भी कर सकते हो, दुनिया हिला सकते हो, ठीक है। ये डिप्लोटिन हो गया। जेड से जाइगोटिन बेटा होता है, जेड से क्या होता है? जाइगोटिन होता है। और एल से क्या होता है? आप सभी को पता है, लिप्टोटिन। मैम आप क्या बता रही हो, ये तो मुझे पता ही है ना? ये तो मुझे पता ही है मैम, कुछ आगे बताओ, कुछ नया बताओ। ठीक है आगे चलते हैं, क्या होता है? चलो, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है पहला, फिर लिप्टोटिन होता है, नहीं सॉरी, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 से स्टार्ट होगा। प्रोफेज 1 में ये सब स्टेजेस है डिफरेंट, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस एंड मेटाफेज 1 उसके बाद स्टार्ट होता है। ये जो पैकेटिन होता है ना बेटा, ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। पैकेटिन स्टेज में ऐसा क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा, ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 से ही बनते हैं। और ये जो 5 स्टेज है, LZPDD 5 स्टेज है। P लिख दिया बीच में, D वाला लास्ट वाला डायकाइनेसिस, खत्म खलास, डायकाइनेसिस, डिप्लोटिन, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, मेरे साथ बोलिए, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटिन एंड LZPDD, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। ऑल राइट, नाउ ये पूरा आपको अपने दिमाग में ये माइंड मैप रखना है, ठीक है, जो आप कर लोगे, क्योंकि आप तो सब मेरे जीनियस स्टूडेंट्स हो, आप सही होना है, ठीक है। इसको देखते हैं, मियोसिस 2 सेट्स ऑफ डिवीजन में, ये तो पता है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। ऑल राइट मैम, मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, बट ओवरऑल इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एज कंपैरिजन टू द पेरेंट सेल, ठीक है। तो ओवरऑल ये रिडक्शनल डिवीजन है। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि मियोसिस 1 क्या है तो ये रिडक्शनल होगा, और मियोसिस 2 क्या है तो इक्वेशनल होगा। ऑल राइट, रिडक्शनल डिवीजन को इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटिपिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड स्टेट। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, 2n से n हो गया तो हेट्रोटिपिक हो गया। अगर 2n से 2n रहा या फिर n से n रहा तो ये होमोटिपिक हो जाएगा। होमोटिपिक मीन मेंटेनिंग हैप्लॉयड नंबर, हैप्लॉयड नंबर है तो उसको मेंटेन किया तो होमोटिपिक हो गया। नाउ मियोसिस 1 डिवाइडेड है 4 स्टेज में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ये तो आसान है मैम, ठीक है, ओके। प्रोफेज 1 क्या है? लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ये लंबा है और कॉम्प्लेक्स भी है, बट मैं इजी कर दूंगी आपके लिए। कैसे इजी होगा? आप ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, इजी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, सब इजी है, सब हो जाएगा। तो 5 स्टेज में डिवाइडेड है, ठीक है, लंबा है वो तो दिख ही रहा है। 5 स्टेज में तो P, पहले तो मैंने P यहाँ लिख दूंगी, 5 स्टेज है। P से होता है पैकेटिन, लास्ट का डॉट DD है, लास्ट वाला D लास्ट, खलास, टर्मिनेट, डायकाइनेसिस, डाया टर्मिनेट, मतलब डायकाइनेसिस, इस तरह से आप याद रखो, ठीक। इसमें कुछ टर्मिनेट कर रहा है नहीं ना, डाया, यू नो, डाई मीन्स यू नो टर्मिनेट, कुछ खत्म हो रहा है, इस तरह से लाइक आप याद रख सकते हो। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा होता है। उसके पहले डी से हो गया डिप्लोटिन, पैकेटिन, फिर जाइगोटिन एंड देन लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में क्या होता है?
लिप्टोटिन में आप ये याद रखो बुके अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप पे जो है आप देखोगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड होते हैं, ऐसे। ये एक होमोलोगस हुआ क्रोमोसोम और ये मैंने बनाया नेक्स्ट वन वाला, ये बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच्ड है। लग नहीं रहा ये बुके टाइप है, फूल की गुलदस्ता की तरफ है, फूल का गुलदस्ता जैसा दिख रहा है, तो उसको बुके स्टेज बोल दिया। कौन से स्टेज में देखा जा रहा है? लिप्टोटिन स्टेज में देखा। ले ले, क्या ले? बुके ले, गुलदस्ता ले ले ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो लिप्टोटिन स्टेज में क्या मिल रहा है? हमें बुके अरेंजमेंट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुके अरेंजमेंट इज सीन इन व्हाट स्टेज? बुके, गुलदस्ता, ले ले, लिप्टोटिन स्टेज में, ठीक है। तो बुके अरेंजमेंट लिप्टोटिन स्टेज में मिलता है देखने को। और बीडेड भी होता है, ऐसे 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 देखने को मिलेंगे आपको, खूबसूरत सा बीड की तरह। नाउ लिप्टोटिन के बाद अब जाइगोटिन, जाइगोटिन में आते हैं। आपको पता होगा कि जब स्पर्म सेल एंड एग सेल मिलते हैं, साथ में आते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। साथ में आना, जाइगोट का फॉर्मेशन होना। तो जाइगोटिन में कुछ साथ आ रहा है, साथ में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं साथ में? होमोलोगस क्रोमोसोम आ रहे हैं साथ में। यहाँ पे जाइगोटिन में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, 23 पापा वाले और 23 मम्मा वाले क्रोमोसोम्स जो रेप्लिकेट हो चुके हैं किस वाले स्टेज में? एस वाले स्टेज में जो रेप्लिकेट हो चुके हैं वो साथ साथ पेयर अप करते हैं। कौन से स्टेज में? जाइगोटिन वाले में। जाइगो, आप इससे याद रखो, जाइगो मतलब जाइगोट, जाइगोट मतलब दो सेल साथ में आते हैं। स्पर्म और एक साथ में आना मतलब यहाँ कुछ साथ में आ रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है, यहाँ पे कहाँ है? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है इसमें, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, HC मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम यहाँ बना दूँ एक प्यारा सा आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे बनाया, ठीक है। नहीं, मैं एक अच्छे से डायग्राम में बनाती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो है ऑलराइट, सो हमारा जो प्रोफेज 1 है, इसको बेटा अच्छे से समझते हैं थोड़ा, ठीक है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 डिवाइडेड है 5 स्टेज में। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में। ऑलराइट, ये तो पता है मैम मुझे, चलिए नाम बताइए, पता है तो। पहला वाला जो है P लिख दिया मैंने, 5 P, दैट इज पैकिटीन। लास्ट वाला 2 मैंने D लिख दिया, इधर भी D लिख दिया और इधर भी D लिख दिया। लास्ट वाला D डाइकाइनेसिस होगा, डाई यू नो समथिंग इज टर्मिनेटिंग, तो डाइकाइनेसिस मैंने लिख दिया। इसके पहले वाला एक D जो होगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन मैंने डिप्लोटीन भी लिख दिया। तो 2 और स्टेज क्या होगा मैम? 2 और स्टेज आप बताओ। पहला तो L होगा और दूसरा क्या होगा? Z होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले जाइगोटिन लिख देती हूँ मैं, जाइगोटिन, ये मैंने जाइगोटिन लिख दिया। और इससे पहले क्या होगा? इससे पहले पैकेटिन होगा। ये तो सभी मेरे बच्चों को आते हैं, है ना? पैकेटिन, जाइगोटिन, नॉट पैकेटिन बाबा, कैसी बात कर, दिस इज नॉट पैकेटिन, दिस इज लेप्टोटिन। ओफो, आप लोग बताते भी नहीं हो कि मैम आप गलत कर रहे हो। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ स्टेजेस जो आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है। लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है? बुके कुछ देखते हैं ना, बुके टाइप, गुलदस्ता टाइप, बुके स्टेज देखने को मिलता है। गुलदस्ता ले लो भैया, ले लो, गुलदस्ता ले लो, ले लो, लिप्टो ले लो, गुलदस्ता ले लो। बुके वाला स्टेज जो है मुझे लिप्टोटिन में, ये आपको याद रखना मेनली।
ठीक है। और इसमें जो है आप ये भी इसमें कैसा दिखता है, appears as beads on string, beads on it। इस तरह से दिखता है कि एक धागा है और उस पर ऐसे 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 बीड्स है। लेप्टोटीन में आपको इतना याद रखना है। जाइगोटीन कैसे याद रखोगे, जाइगोट से कैसे याद रखोगे, जाइगोट से। जाइगोट में क्या होता है, 2 सेल्स स्पर्म एंड ओवा आते हैं तो ये मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। तो मतलब जाइगोटीन में कुछ पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं पास में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरअप करते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा साइनैप्सिस। साइनैप्सिस, द टर्म इज साइनैप्सिस। ऐसा कुछ इवेंट माइटोसिस में नहीं हो रहा था, ठीक है। माइटोसिस में बस सिंपली एक लाइन में 46 क्रोमोसोम्स जो है अलाइन हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, पेयर, मम्मा का एक पापा का एक, मम्मा का दूसरा पापा का दूसरा वाला क्रोमोसोम ऐसे ऐसे 23 ऐसे पेयर अप होते हैं। और ये कौन से स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में होता है, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं और उसको बोलते हैं साइनैप्सिस, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम बनाया एक, ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया जहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो रहे हैं, ठीक है। ये जब 2 होमोलोगस का जो पेयर है इसे बोलते हैं बाईवैलेंट, बाईवैलेंट, ठीक है, इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। तो हमारे में कितने बाईवैलेंट होंगे, हमारे में कितने बाईवैलेंट होंगे, 23 पेयर्स हुए। एक पेयर को एक बाईवैलेंट बोल रहे हैं, तो कितने 23 पेयर हैं, तो 23 बाईवैलेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो कि एक वाले पेयर में कितने क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 क्रोमैटिड है, ठीक है। कितने, 4 क्रोमैटिड्स, 4 क्रोमैटिड्स। इसी को बोलते हैं बेटा टेट्राड, इसको टर्म दिया गया है टेट्राड। बाईवैलेंट टर्म समझ में आ गया। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाईवैलेंट बोलते हैं। हमारे में कितने बाईवैलेंस होंगे, 23 बाईवैलेंस होंगे, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं 1 2 3 4 जब पेयर अप होते हैं तो ईच क्रोमैटिड्स जो होते हैं उसको चारों को मिला के टर्म दिया गया है टेट्राड। ये इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, ये तो नई बात नहीं है मैम, ये तो मैं जानता ही हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर अप होते हैं जाइगोटीन स्टेज में होते हैं। पैकेटीन में क्या होता है बेटा, पी से पैकेटीन, पी से पैकेट याद रखो, पैकेट एक्सचेंज होता है इसमें। अच्छा आप ऐसा सोचो कि ये पेयर अप कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों पेयर अप कर रहे हैं, क्या रीजन है, कुछ तो कारण होगा जिससे ये पेयर अप कर रहे हैं। क्यों एक दूसरे के सामने आ गए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, सो डैट की क्रॉसिंग ओवर हो सके। पैकेट एक्सचेंज कहने का मतलब हुआ कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर। और इसी में जहाँ जिस साइट पे होगा उसको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बोलते हैं, उसी साइट पर होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। इट्स सीन इन पैकेटीन स्टेज वेयर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। ओके, पैकेटीन में इतना आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पैकेटीन, पैकेट एक्सचेंज मीन्स व्हाट, देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये हुआ, ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखो, ठीक है ना। डिप्लोटीन में क्या होता है, आप ये देखो कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने यहाँ बनाया, एक मैं क्रॉस ओवर करके दिखाती हूँ।
ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसके बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर होना है ऐसे, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर के जगह पे कौन से एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, कैज़मा फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कैज़मा फॉर्मेशन होता है, कैज़मा, ठीक है। कैज़मा फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, सी देखिए यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम को स्टेबलाइज करने के लिए कि ये यहीं पे रहें, तो यहाँ पे लैडर लाइक कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब आते हैं पास में, कब आते हैं, ज़ाइगोटिन स्टेज में आता है ये दोनों, ऐसे 23 इधर 23 इधर, ये दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए बीच में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, लैडर लाइक नेटवर्क लाइक रहता है, तो वो प्रोटीन ये दोनों हम लोगोस क्रोमोसोम को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप इसमें टर्म्स क्या क्या आप याद रखोगे कि जब पेयरिंग हो रहा है क्रोमोसोम्स का, तो साइनेप्सिस कहाँ हो रहा है, जाइगोटीन में हो रहा है। दो क्रोमोसोम्स हम लोगों क्रोमोसोम आए पास में, तो बाईवैलेंट पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाईवैलेंट, हमें 23 बाईवैलेंट होगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दूसरे वाले क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो टेट्राड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज जो पैकेटिन स्टेज है, वहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये ऐसे 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 क्रॉसिंग ओवर होगा, दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा ऐसे। तो आप ये देख रहे हो एक्स टाइप का कैज़माटा फॉर्मेशन हो रहा है, कैज़माटा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये विजिबल नहीं होता है क्लियरली पैकेटिन स्टेज में, ये आपका क्लियरली विजिबल होता है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। तो डिप्लोटीन स्टेज में हम लिखेंगे कैज़मा फॉर्मेशन, मतलब कैज़मा फॉर्मेशन, या फिर ये क्लियरली विजिबल लिख सकते हैं, क्लियरली विजिबल। ऑल राइट, डायकाइनेसिस में क्या होता है, सिंस हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम का काम हो गया क्रॉसिंग, अब वो जो है सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बना था, इसका डिसोल्यूशन होगा किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में। डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बने थे, ये दोनों का क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पे, अब इनका काम ख़त्म, अब ये अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, तो जो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ था उसका डिसोल्यूशन यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। और डायकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मा, कैज़मा जो बना था ऐसे, उसका टर्मिनलाइजेशन होगा बेटा इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्लियरली विजिबल ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्लियरली विजिबल ऐसे टेट्राड हुआ, और इस तरह से टर्मिनलाइजेशन होगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं किसमें, पैकेटिन में, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के पास में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना था, अब उसे अलग होना है, तो अलग डिप्लोटीन स्टेज में हो रहा है, बट स्टिल उसका हाथ वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जहाँ पॉइंट जहाँ हुआ था वहाँ पे अभी भी अटैच्ड है। इट्स लाइक कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, मतलब कि मत जाओ अभी, क्यों जा रहे हो, तो वो कैज़माटा का फॉर्मेशन अभी भी हाथ पकड़े हुए है ऐसे, ठीक है। तो कैज़मा देखने को मिलेगा डिप्लोटीन स्टेज में, बट डायकाइनेसिस में कैज़माटा ऐसे नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर कैज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है और कैज़मा का जो दिख रहा था वो ख़त्म हो जाता है। डायकाइनेसिस हो जाने के बाद हमारा प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो है कंप्लीट कंडेंस हो जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जो है वेरिएशंस आएंगे जब सेल्स बनेगा, तो क्योंकि इसमें
जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है बेटा। चलो अब इसको ओवरव्यू में देखते हैं, ये वाला, ठीक है ना। पैकेटिन स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज है बिकॉज इट टेक्स टाइम टू क्रॉस ओवर होने में टाइम लगता है, इसीलिए लॉन्गेस्ट स्टेज है। टेट्राड जो है बेटा क्लियरली अपीयर्स होते हैं इस वाले स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन अकर्स होता है, जिस जगह पे जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर होना है वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, वहीं पे उसी साइड पे क्रॉसिंग ओवर होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो अगर क्वेश्चन में आए कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कौन से स्टेज में होते हैं, तो ये पैकेटिन स्टेज में होते हैं, पैकेट वाले में होते हैं ना। डिप्लोटिन में क्या होता है, बाई वैलेंस रिपेल ईच अदर। अब तो काम हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई तो अब जुदा होना है, काम हो गया। अब जो बाई वैलेंस थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, वो अलग अलग होंगे, तो ये बाई वैलेंस रिपेल ईच अदर। कैज़माटा साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर पॉइंट स्ट्रांगली अपीयर्ड। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है कि कैज़माटा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो आप क्लियरली विजिबल होगा। पैकेटिन वाले में उतना विजिबल नहीं होता, इस तरह से होता है, और जैसे ही अलग होने स्टार्ट होंगे तो इस तरह से विजिबल हो जाएगा, क्लियरली विजिबल होगा डिप्लोटिन स्टेज में। उस साइट में जो है कुछ वर्टिब्रेट्स को उस साइट में कुछ महीने और कुछ साल तक इसी स्टेज में रुके रहते हैं। आप कमेंट में बता सकते हो कि हमारे में कौन सा ऐसा सेल है जो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड होता है, आप मेरे को बताओ। हमारा oocyte, प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। ओके, तो प्रोफेज 1 में आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा oocyte है, प्राइमरी oocyte, वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होता है। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में होता है अरेस्टेड, ठीक है। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन अकर्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ व्हाट, कैज़माटा का, वो स्लिप्स ऑफ द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्लिप ऑफ होते हैं ऐसे, अभी मत जाओ छोड़कर, सडन नहीं होता, ऐसे 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 मत जाओ, फिर भी फाइनली ये कंप्लीट होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ये सब तो आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसअपियर होगा और सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा हमारा मेटाफेज। प्रोफेज में लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, प्रोफेज ओवर, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स, उसके बाद मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स जो हैं, जो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं नए नए क्रोमोसोम, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होंगे, मिडिल में स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर ब्रेकेज नहीं होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा। आप ऐसे देखो इसको, मैंने मेटाफेज, ओके, मैंने जो है प्रोफेज 1 आपने देख लिया ना, प्रोफेज 1 आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। प्रोफेज 1 हो गया। प्रोफेज 1 के बाद आता है बेटा मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे ये आपका सेल के मिडिल में जाके एक लाइन में खड़ा हो गया, बट इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे इसको बनाती हूँ, वेट, ठीक है, ओफो, ओके,
मैंने ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया, बट इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ऐसे ही होंगे 23, 23 एंड 23 ये मेटाफेज में, और ये सब अटैच्ड होगा हमारा स्पिंडल फाइबर से। ऑल 23, ऑल 23 टू अ सेंट्रोजोम। ये मेरा मेटाफेज 1 हो गया। मेटाफेज 1 में क्या होगा, फिर उसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में भी ए से एना होता है, ए से अलग होता है। तो इसमें क्या अलग होगा, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें ये मैंने बनाया, सेंट्रोजोम बनाया, और इससे जो है मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच कर दिया, ऐसे ऐसे। कितने होंगे, ये कितने होंगे, 23 इधर, और इधर कितने होंगे, 23 इधर, ऐसे, ठीक है। और भी आप बना सकते हो चाहो तो। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, बट इन माइटोसिस होमोलोगस का सिनेप्सिस का कुछ भी इवेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बस एक लाइन में ऐसे, ये जो इधर पेयरिंग किया है ये इसी के नीचे ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम खड़े रहेंगे, और ये जो होता है सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होते हैं। बट इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आके पेयर अप होते हैं, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है ऐसे। इतना क्लियर है? नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज में बेटा जो है, ये जो है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएंगे, ठीक है, और ये एक सेल ले लो। एट द एंड ऑफ लेट टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, और इसमें हमारा क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आ गए, ठीक है। कितने इसमें, 23 हैं। इसमें कितने हैं, 23 हैं। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारा एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था। एस फेज में एक मिनट, G1 फेज में हमारा 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, ऑल राइट। एस फेज में हमारा डुप्लीकेट हो गया सब के सब, 46 इंटू 2 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में कंडेंस हो गया सब, तो अभी भी 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स। रफली बेटा जो है हम लोग जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्रोमोसोम्स बोलते हैं कि हमारे में 46 क्रोमोसोम्स है, बट दैट क्रोमोसोम इज नॉट इन अ रेप्लिकेटेड फॉर्म, दैट इज अनरेप्लिकेटेड फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में ये वाली सीन है, और एस फेज में ये वाली सीन है। नाउ टीलोफेज के बाद आता है बेटा हमारा क्या, कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब सेल डिवाइड होंगे, 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स हमारा बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा कहलाता है डायड ऑफ सेल्स, डायड ऑफ सेल्स। इसमें ये समझना है कि मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। जब मियोसिस 1 कंप्लीटेड हो गया तो क्या सीन बना क्रोमोसोम और डीएनए अमाउंट का। आप देखो इसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन डीएनए अमाउंट कितना है, डीएनए अमाउंट बेटा अभी भी 46 है, 46 डीएनए है, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होगा, और एक क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड्स हैं, 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स में 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 23 क्रोमोसोम्स 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स,
तो 23 इंटू 2 क्या होगा, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि एस फेज में क्या बोलते हैं, एस फेज में या फिर आप जीवन फेज में ले लो तो 46 डीएनए, क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही होगा कहते हैं, ठीक है। एंड ऑफ मियोसिस 1 completed, we have 23 chromosomes and 46 DNA molecules। तो हमारा क्रोमोसोम जो है बेटा वो हाफ हो गया, क्रोमोसोम हमारा हाफ हो गया। बट अभी भी हमें डीएनए मॉलिक्यूल को हाफ करना है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को अभी भी हमें हाफ करना है, क्योंकि आप पेरेंट सेल में देखो तो अभी भी 46 डीएनए क्या बोलते हैं 46 डीएनए मॉलिक्यूल है पेरेंट में, और हमें डॉटर में क्या चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। तो 46 का आधा 23, तो अभी तो मियोसिस 1 हुआ है, तो ये कंडीशन है। मियोसिस 2 होना भी बाकी है, ठीक है। ओके, ना इस पे आते हैं। तो एनाफेज 1 में हमने देख लिया कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट सेंट्रोमेयर ब्रेकेज। सेंट्रोमेयर क्यों ब्रेक होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, सेंट्रोमेयर तो ऐसे भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। टेलोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स इलोंगेट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक हो गया। अब मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 में जाते हैं। मियोसिस 2 में बेटा आता है आपका G1 फेज आता है, G2 नहीं आता है, G1 के बाद G2 एस नहीं आता, मतलब नो एस नहीं होता है, G2 आता है। G2 के बाद बेटा ये कंटिन्यू हो जाता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ये एग्जैक्टली माइटोसिस डिवीज़न की तरह ही है। माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि जितने क्रोमोसोम्स थे वो एक लाइन में खड़े हो जाते थे और उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते थे, ठीक है। एग्जैक्टली वही मियोसिस 2 में होने वाला है। तो मियोसिस, तो हमने जो सेल्स बनाए इसके पहले वाले में, हमने जो सेल्स बनाए बेटा, ये सेल्स 2 सेल्स बनाया था ना, डायड ऑफ सेल्स, ठीक। हमने जो सेल्स बनाए डायड ऑफ सेल्स, इसमें हमारा 23 क्रोमोसोम्स था और डीएनए कितने थे, डीएनए 46 था। क्रोमोसोम्स हमारा हाफ हो गया मियोसिस 1 के एंड में, क्रोमोसोम्स हाफ हो गया मियोसिस 1 के एंड में। हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कितना है, 46। अभी इसको 23 करना है जो मियोसिस 2 के एंड में होगा। 23 क्रोमोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स 46। नाउ प्रोफेज 1 होगा, G1 होगा, G1 में ग्रोथ होगा, ये सब होगा प्रोटीन और आरएनए का। फिर G2 में भी ग्रोथ होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ होगा, नॉट मच चेंज इन द अमाउंट ऑफ द डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। फिर प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में वही कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा। फिर मेटाफेज 1 आएगा, मेटाफेज 1 में सब एक अलाइन हो जाएंगे, ये सेल मैंने ये बनाया और ये सेल मैंने एक बनाया, ठीक है। ये बड़ा ये छोटा हो गया। एनीवेज, मैंने एक क्रोमोसोम्स बनाया, 23 है, मैंने 2 बनाया है इसमें भी 23 है, ठीक। एक लाइन में सब अलाइन हो गए, मेटाफेज में अलाइन हो गए ना, ठीक। ये मेटाफेज है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। इसमें कौन सी बड़ी बात है मैम, ठीक। अब क्या होगा एनाफेज में, एनाफेज, एना मतलब अलग होना, अब अलग होगा, क्या अलग होगा इसमें, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक करेंगे ऐसे, बीच से सेंट्रोमियर बेटा अलग होगा। अब ये अलग होगा बेटा एनाफेज में, तो क्या होगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा, ये मैंने सेंट्रोसोम बनाया और इसे स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ठीक है, ऐसे अलग हो गए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट इन विच स्टेज, एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो ये एनाफेज है जहां पे सेंट्रोमियर ब्रेक हुए, सेंट्रोमियर
ब्रेक्स, सेंट्रोमियर ब्रेक हुए और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए। आपको याद आ रहा है माइटोसिस, माइटोसिस में भी तो यही था ना, माइटोसिस में भी तो यही था ना, वहाँ पर एक सिंगल सेल था और एक लाइन में क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए थे और उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए थे। माइटोसिस के एनाफेज 1 में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ सेपरेट हो रहा है, मियोसिस के 2 के एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को, सभी को समझ में आएगी। ठीक है, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल मजे आ रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट है, यहाँ पे मैं सेपरेट लिख देती हूँ। अगर बेटा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाएगा, सब क्वेश्चन बनेंगे, एकदम धड़ल्ले से बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बनेंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा मैम, एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा। अब टीलोफेज में तो आपको पता ही है कि डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा, ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ सेल्स और 1 से 4 सेल्स बन जाएंगे, ये तो आपको पता है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसमें एक बार देख लेते हैं। ऑल दीज फेजेज आर सिमिलर टू फेजेज ऑफ माइटोसिस। ऑल राइट, एक्सेप्शन इज दैट दिस प्रोसेस अकर इन 2 हैप्लॉइड सेल्स। हाँ, हैप्लॉइड सेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है क्योंकि मियोसिस 1 से जो है टेलोफेज के बाद जो है हमें 2 सेल्स मिले ना, उसमें कितने क्रोमोसोम्स थे, 23। उसी में अब मियोसिस 2 होगा। ठीक है, एंड हेंस रिजल्ट्स इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और हमारे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आ गए, 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेट होने से, एक एक सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने से वो इंडिविजुअलिटी खो देगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का, और इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, उसको क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और एक सिस्टर क्रोमैटिड में तो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, अब वो एक डीएनए मॉलिक्यूल 23 वाला इधर आ गया, 23 वाला इधर आ गया, 23 डीएनए मॉलिक्यूल, 23 डीएनए मॉलिक्यूल। आई होप इस आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, ये ओवरऑल व्यू है बेटा, आप देखो इसको। प्रोफेज बिगिंस, क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये ऐसे ऐसे धागे की तरह है, ये कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिनाप्सिस बिगिंस, सिनाप्सिस मतलब क्या होता है, कोई साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है, ये जाइगोटीन में साथ में आ रहा है। ठीक है, आप देखो ये साथ में आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन में पैकेट एक्सचेंज हो रहा है, आप देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी। अब देखो क्रॉसिंग ओवर डीएनए एक्सचेंज बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होकर भी क्या होगा, दोनों तो एग्जैक्ट कॉपी हैं, और दोनों एग्जैक्ट कॉपी में ही क्रॉसिंग ओवर होगा, तो देयर विल बी नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। फिर क्लिक करने का क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गया तब उसका काम ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उसको जाने का मन नहीं होता है, दिल अभी भरा नहीं, नहीं न जाओ छोड़ के, तो फिर ऐसे पकड़े रहता है इस तरह से। और ये हमें दिखता है इसमें कैज़मा विजिबल विद इन बाइवैलेंस। कैज़मा जो है हमें डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन जाना ही पड़ेगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। और ये कब होता है, डायकाइनेसिस में होता है। डाया मीन्स टर्मिनेट, डाया मीन्स टर्मिनेट, डाया मीन्स डाई, खल्लास। प्रोफेज एंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और सेंट्रल अपोजिट पोल पे मूव करता है, और फिर मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको मैंने समझा दी है। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में क्या है, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ओके पता है, बट माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी होते हैं। हनी बी फॉर एग्जांपल, हनी बी के सेल्स एन में होता है। फिर लोअर जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उसमें भी होता है ये। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जर्म सेल्स में होते हैं। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में मियोसिस होता है, तब भी हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है,
माइटोसिस में कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं, ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और हीलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वेयर एज मियोसिस में वेरिएशंस होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? जहाँ पे पैकेट एक्सचेंज होता है, पैकेट पैकेटीन, ठीक। इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है मियोसिस, क्योंकि इससे ही गैमेट बनते हैं, इससे ही बेटा गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली एंड सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉटर सेल इज डिफरेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है डॉटर सेल का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा, ठीक है। और क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, नो होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयरिंग नहीं होता और इसमें होता है, ऑलराइट। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप कुछ याद रखो, कॉल्चिसिन जो है बेटा एक एल्कोलॉइड है, ठीक है। क्या है? एक एल्कोलॉइड है। ये क्या करते हैं? ये माइटोटिक पॉइजन है और ये असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टॉप करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो असेंबली होता है, जब वो क्रोमोजोम से के कैनेटोकोर से जब अटैच्ड होते हैं, अगर आप ये डाल दोगे एल्कोलॉइड तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो वो अटैच ही नहीं होगा। अटैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्रोमोजोम से डुप्लीकेट कर ही चुके हैं इस फेज में, एनाफेज नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी, रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी यूज इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर मल्टीप्लाइंग द क्रोमोसोम नंबर। आप इतना याद रखो कि कॉल्चिसिन जो है, कॉल्चिसिन में एटोमोनेल से आते हैं जो माइक्रोट्यूब के असेंबली को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस आती है। नाउ ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। अब टाइम है बेटा ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें भी रिवाइज करेंगे। एक से जितने बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार एक चीज़ों को बोलोगे, वो ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है दिमाग में। सो बी गेट रेडी टू स्ले, ठीक है, ऑल राइट। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना। पहला क्वेश्चन, इन एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए, इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन ईच सेल। सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस में इसमें इनकरेक्ट मतलब आप फॉल्स लिख दो बेटा ऊपर। फॉल्स क्या है माइटोसिस को लेके? ओके, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टीलोफेज, डीकंडेंस एट टीलोफेज, सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, एनाफेज एना अलग अलग होता है, सही है, ये भी सही है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर नहीं बेटा, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है क्रोमोसोम्स। ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है और यहाँ डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे प्रोटीन का, इससे हमारा स्पिंडल फाइबर जो है अटैच्ड होता है, ठीक है। और स्प्लिटिंग किसकी होती है? स्प्लिटिंग जो है बेटा वो सेंट्रोमियर की होती है, ये ऐसे टूटता है, इसकी ये जो बीच में है ना सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, attachment of spindle fibers to kinetocores and not centromere. Okay, all right. Next, a fruit fly has 8 chromosomes, ठीक है, 8 chromosomes है, 2n is equal to 8 in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase, G1 phase में अगर 8 है, ठीक है, what would be the number of chromosomes after S phase? एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर बेटा चेंज नहीं होता है, वो तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है ना, तो क्रोमोसोम्स का नंबर तो सेम होगा। तो अगर 8 है जीवन में तो एस फेज के बाद भी 8 ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर डोंट चेंज एट ऑल, आप ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल कौन से फेज में जाता है डुप्लीकेशन में? एस फेज में, एस फेज, करेक्ट। After meiosis 1, the resultant daughter cells have, meiosis 1 के बाद the resultant daughter, meiosis 1
में रिजल्टेंट डॉटर 2 बनते हैं ना, 2 सेल्स बनते हैं, डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये सेल है, ये मियोसिस में गया, 2 सेल्स बनता है बेटा हमारा। तो 2 सेल्स जो बनते हैं, पहला जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओके। मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाता है, इस फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऑल राइट। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, तो क्या होता है, सेल्स 2 बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इसमें, तो क्या होगा, तो होमोलोगस तो 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स इसमें भी, और 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स दोनों सेल्स में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज। नहीं, एस फेज में तो डबल हो जाता है डीएनए, ये नहीं होगा, ठीक है। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। अच्छा, गैमेट अगर बनाते हैं, इफ आई मेक अ गैमेट, 4 गैमेट बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, n होंगे, और n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 डीएनए, 23 क्रोमोसोम्स होंगे और 23 डीएनए होंगे। इसके कंपैरिजन में मियोसिस 1 को कंपेयर करना है, इसको करना है, ठीक है। मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, तो हमारा जो गैमेट है इसका और इससे कंपैरिजन करना है बेटा। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए हमारा 23 है, और मियोसिस 1 के बाद हमारा डीएनए कितना है, 46 है, ओके। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन, यहाँ तो ये सेकेंड वाला होगा, ऑल राइट। बातें आ गई समझ में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक स्पीसीज है, मियोसिस 1, सपोज ह्यूमन स्पीसीज है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो मैं 46 है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है और जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम हमारा 23 होता है और 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और हमारा जो गैमेट बनता है 4 उसमें तो 23 वही होता है, 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 और ये जो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो जो हमारा जो डीएनए है इसमें 46 है, इसमें 23 है, तो इसका ट्वाइस हुआ ना, हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड गैमेट से ट्वाइस हुआ। आपको ये समझ में आ गया होगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। नाउ करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ द सेल साइकिल, G1 is G2M. Some dividing cell exit the cell cycle in intervegetative inactive stage में, ठीक है, this is called quiescent stage बोलते हैं। This process occurs at the end of G1 phase. G1 phase के end में जो है सेल डिसाइड करता है कि अगर मुझे आगे जाना है तो वो इस फेज में जाएगा, इफ़ नॉट राइट सिग्नल अराइव नहीं होता है देन वो G0 फेज में चला जाता है, वापस एग्जिट कर देता है G1 को, ऑल राइट। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle, S phase complete किया है, all right, as compared to the gamete of the same species. Okay, see, so ये सेल है हमारा 46 as compared to S phase ना, तो S phase में क्या होता है हमारा, S phase में 92 DNA molecules होते हैं हमारे, 92 DNA molecules, 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। नाउ अब क्या पूछ रहा है, गैमेट्स जो होते हैं बेटा 4 बनते हैं और चारों हैप्लॉइड होते हैं, n इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोमैटिक सेल है जस्ट कंप्लीटेड एस फेज कंप्लीट किया, एस फेज कंप्लीट करेगा तो ये वाला स्टेज होगा, एज कंपेयर टू गैमेट्स, अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं इसमें, 46 और 23 इसमें ट्वाइस है, ठीक है, एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें कितना है, 23 है, 23 का 4 टाइम्स होता है 92 होता है ना, 4, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आ गई बात समझ में। इसमें सेल ने एस फेज कंप्लीट किया, तो एस फेज में डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल हो जाते हैं, 92 हो गए,
92 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, और जो लास्ट में जो गैमेट बनते हैं उसमें तो 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके कंपैरिजन में किया जा रहा है कि एस फेज में और गैमेट्स में अगर डीएनए, इसमें अगर डीएनए 23 है तो एस फेज में कितना है 92 है, तो उसका 4 गुना हो गया। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो गैमेट में 23 क्रोमोसोम है और एस फेज में कितना 46, को 2 गुना हो गया। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में तो सेल होता नहीं है भाई, ये तो फेज होगा नहीं, विद इन न्यूक्लियोलस नहीं होगा। प्रायर टू फिजन, फिजन से जस्ट पहले जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया। सेल इन जी नॉट फेज एग्जिट द सेल साइकिल, एनसीईआरटी का लाइन है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। कहने का मतलब कि सेल के कौन से स्टेज में 4C कंडीशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो जो है मेरा G1S G2M, M में तो चेंज हो जाएगा, G0 तो होगा नहीं, G1 तो होगा नहीं, ये तो इधर ही है, ओनली G2, ओनली G2। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, नो, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, यस। एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में जब माइटोसिस होता है तो कौन सा फीचर्स नहीं है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये भी होता है, क्रोमोसोम्स मूवमेंट भी होता है, साइनेप्सिस नहीं होता है बेटा। साइनेप्सिस हमें मियोसिस में देखने को मिलता है, मियोसिस 1 में, और साइनेप्सिस मतलब साथ में आना, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं। कब आते हैं साथ में आना, प्रोफेस के कौन से स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन में जाइगोट साथ में आ रहे हैं। सिनेप्सिस मियोसिस का फीचर है, माइटोसिस का फीचर नहीं है। ओके, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, नॉट सेंट्रोमियर, ये भी एक ऑप्शन है सी। नो, काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और जो ब्रेकेज होता है वो सेंट्रोमियर का होता है। A cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. Okay, he tells his teacher that his cell is not like other cells at telophase stage. Okay, there is no formation of cell plate. All right, and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. Other dividing cells के comparison में जो है क्रोमोसोम्स का नंबर हाई है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स का नंबर हाई है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाई है मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हुआ है। ये कौन सा कंडीशन है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन जब होता है इसमें से कौन सा फीचर है जो नहीं होता है। ओके, क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, ये तो होता ही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स, ये तो ऑब्वियसली होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बेटा ये रॉन्ग है। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ओके, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम एविडेंट इन, कौन से फेज में होता है, टीलोफेज तो नहीं होगा, प्रोफेज कंडेंसेशन, मेटाफेज स्टेज में होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स के अटैच्ड होते हैं। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस का इवेंट हमें देखना है, करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है। कंडेंसेशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होता है, ठीक है। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, ठीक है, सेंट्रोमेयर डिवीजन, अरेंजमेंट हुआ, सेंट्रोमेयर का डिवाइड हुआ, सेग्रीगेशन हुआ और फिर टीलोफेज हो गया, ये ज़्यादा सही है बेटा, ठीक। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, इसमें एक एक्स्ट्रा बाबू स्टेप लिखा है, एक एक्स्ट्रा स्टेप, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। ऑल राइट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, जो एनाफेज को प्रमोट करेगा, एनाफेज जो स्टेज है उसको प्रमोट करेगा, ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है, ठीक है। इसका डिग्रेडेशन में से नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स। ओके, इफ APC इज डिफेक्टिव
इफ इट्स नॉट वर्किंग इन ह्यूमन सेल, अगर जो एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो एनाफेज को प्रमोट करता है, अगर ये डिफेक्टिव हुआ तो एनाफेज नहीं होगा। कितना सिंपल है। और एनाफेज नहीं होगा बेटा तो एनाफेज में क्या होता है, अलग होता है, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, है ना। The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis. Recombination nodules पैकीटीन वाले स्टेज में है और रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स के जगह पे ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बेटा जी समझ गए। तो साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब फॉल्स। फॉल्स कौन सा है इसमें से मियोसिस को लेके? ओके, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 4, सही है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, नहीं बेटा 1, ये गलत है, ये फॉल्स है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है मियोसिस में, वो भी मियोसिस 1 में होता है, और मियोसिस 2 में देयर इज नो एस फेज, सिर्फ एक ही बार जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। रिकॉम्बिनेज का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन के लिए मतलब क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? रिकॉम्बिनेज। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? पैकेट एक्सचेंज, दैट इज पैकेटीन स्टेज, है ना। पैकेटीन है इसमें, हाँ है। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is, synapsed homologous chromosome जो complex form करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको bivalent बोलते हैं। हमारे में कितने होते हैं? 23 होते हैं। Dissolution of synoptimal complex occurs during, synoptimal complex कब dissolution होता है? पैकेटीन में तो एक्सचेंज हो गया, अब जब उसका काम हो गया क्रॉसिंग ओवर का तो अब वो अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे। तो पैकेटीन के बाद वाला जो स्टेज है दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो उसको बांध के रखे हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर के लिए, अब जब हो गया पैकेटीन में, जब ये हो गया इवेंट, तो अब वो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स उसका डिसोल्यूशन होगा, वो हटेगा, तो ये डिप्लोटीन स्टेज में होता है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। सिनेप्सिस मतलब साथ साथ आना, साथ साथ आना मतलब जाइगोटीन। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आना कब स्टार्ट होता है? साथ साथ आना, जाइगोटीन। जाइगोटीन में ही साथ साथ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमेयर का डिवीजन कब होता है? सेंट्रोमेयर का डिवीजन मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में होता है, ठीक है। इसमें एनाफेज 1 लिखा है क्या? इसमें एनाफेज 1 नहीं लिखा है, चलो ठीक है, वो नहीं लिखा, वो रहता तो फिर कंफ्यूजन होता आपको थोड़ा। ऑल राइट, विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ गामेटा। नहीं जाना है लेकिन जाना पड़ेगा। किस में होता है ये होता है टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस, डाया टर्मिनेट, डाया टर्मिनेट, डाया डाया। I would write like this to remember, dia. If a tissue has at a given time इतना सेल्स है, कितना सेल्स है? इतना सेल्स, ओके। हाउ मेनी सेल्स ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पैरेंटल सिंगल सेल अंडरगोन? ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सेल है, ठीक है, वो सेल कितने बार डिवाइड किया होगा कि 1024 सेल्स बना। तो एक सेल बेटा जब डिवाइड करता है तो 2 सेल्स बनाते हैं, 2 सेल्स फिर डिवाइड करते हैं, तो ये 2 बनाता है, ये 2 बनाता है। कहने का मतलब ये है कि एक सेल जब डिवाइड करता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से जा रहा है। तो अगर हम फार्मूले को देखें तो ये इस तरह से नहीं है, 2 to the power n लिखेंगे 1,
टू द पावर 2 लिखेंगे, टू द पावर 1 लिखेंगे, टू द पावर 1 तो 2 आएगा। एक सेल एक बार डिवाइड किया तो 2, दूसरे बार डिवाइड किया तो 4, तीसरे बार डिवाइड किया तो 8। तो क्वेश्चन ये है कि टू टू द पावर कितने बार डिवाइड करेगा, तो 1024 सेल्स बनेंगे। n का वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैन्युअली भी कैलकुलेट। जब आप करोगे तो टू टू द पावर 10 लिखोगे तो 1024, मतलब 10 बार सेल डिवाइड किया होगा तो 1024 सेल्स बने होंगे। 10 टाइम्स आप ये जरूर कैलकुलेट करना घर पे, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडेलियन फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, आप जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाते हो ना ऐसे, तो यहाँ पर जो जीन होते हैं सेम जीन यहाँ भी होते हैं। आप सपोज करो कि यहाँ पे हाइट के लिए कोई जीन है, तो यहाँ भी हाइट के लिए ही जीन होगा। मे बी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, ये टी हो सकता है, ये स्मॉल टी हो सकता है, या फिर ये स्मॉल टी हो सकता है, ये कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर मतलब इसका सेपरेशन कब होता होगा, जब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन बेटा होता है एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में ही होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही मेंडेलियन फैक्टर्स जिसको बोल रहे हैं, जिसको एलील बोलते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो फादर से आया और मदर से आया, उस एक क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, इसी तरह से 23 क्रोमोसोम्स हुए। और एक क्रोमोसोम मैंने लिया फादर का, एक क्रोमोसोम लिया मदर का, एक पोजीशन पे सेम ही जीन होगा। अगर इस पोजीशन पे आई कलर के लिए जीन है, तो इस वाले क्रोमोसोम पे इसी पोजीशन पे आई कलर के लिए जीन होगा। मे बी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो, मे बी ये ब्लैक के लिए कोड करता हो, ब्लैक आई के लिए, और ये मे बी ब्लू कलर के लिए कोड करता हो, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज में सेपरेट होते हैं, तो इस पर जो प्रेजेंट होते हैं एलील, वो भी एनाफेज में ही सेपरेट होंगे। ऑल राइट, व्हेन पैरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स चेंज द जेनेटिक मटेरियल विथ ईच अदर इन सेल डिवीजन, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये तो सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर ना। सिंसीटियम फॉर्मेशन, सिंसीटियम क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब सपोज करो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। अब जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो एक सेल्स में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो सिंसीटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉल्चिसिन रिजल्ट्स इन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर बिकॉज ऑफ, कॉल्चिसिन का क्या काम है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं कराता है कॉल्चिसिन, नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। Which of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होने से पहले इसमें से कौन सी घटना पहले हो जाती है, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है। इसमें होगा ये वाली फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट आप प्लांट सेल से याद रखना, प्लांट सेल के डिवीजन में, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सभी का ये जो रहा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जो हैं अच्छे से कर लिए होंगे, और आई होप सब अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मज़े से आप बहुत मेहनत से मेहनत कीजिए, ज़ोर से मेहनत कीजिए, खुद को पुश कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। पूरे सब्जेक्ट्स को जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से बेटा जो है रिवाइज कीजिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो, पैनिक में हो कि होगा नहीं होगा, आप वो सब टेंशन को छोड़ के बस आपने जो पढ़ाई करी है 1 साल उस पर फोकस कीजिए। दैट इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।